ऑलरेडी मैंने रेफर करा। अच्छा, तो इसको हमें कैसे चलाना है उसको देखना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कस्टमर का डेटा, ठीक है, फिर हम कस्टमर का देखते हैं और वेंडर का। जिसका कम डेटा होगा वो मैं चला दूंगा, बाकी जो डेटा बचेगा वो आप लोगों को डिवाइड कर दूंगा, सभी लोग अपना अपना टेम्पलेट बना के इसमें चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये है कस्टमर का डेटा। देखिए इसमें जो डेटा दे रखा है, जो क्लाइंट को हम टेम्पलेट शेयर करते हैं उसी हिसाब से क्लाइंट हमें बना के देता है, उसको समझा देते हैं कि क्या है ये डेटा, कैसे बनाना है, तो उस हिसाब से वो बना के देता है। अब ये क्या है, हमने बोल रखा है कि आप हमें कस्टमर कोड देंगे। 21 कस्टमर है तो मैं कस्टमर सिर्फ बनाऊंगा, वेंडर आप बनाएंगे, वेंडर में ज्यादा होगा वो डिवाइड कर दूँ। तो ये कस्टमर जो है उसका कोड एक होता है, पार्टिकुलर कोड, जो कोड उसमें डालना होता है उसे समझा देते हैं कि पार्टिकुलर करेक्टर आप यहाँ पे देखेंगे कि कोड का 15 करेक्टर का इसमें जाता है। यहाँ पे अगर आप कर्सर रखते हैं और यहाँ व्यू पे आते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन कीजिए और ये देखेंगे तो ये क्या करेगा, आपको बताया कि मैक्सिमम कितना करेक्टर का ये कोड हो सकता है, ठीक है। देखिए तो बीपी नेम में जो है 100 करेक्टर, लेकिन बीपी कोड में क्या है आपका 15 करेक्टर का जाता है। तो 15 करेक्टर का आप कोई भी कोड रख सकते हैं जो आपको सूट करता है। तो क्लाइंट को हम समझा देते हैं, अब वेंडर है तो वी से स्टार्ट कराते हैं, कस्टमर है तो सी से स्टार्ट, ताकि उसको ये, तो उस तरह से उसने कोड बना दिया। अब यहाँ पे क्या किया, कस्टमर वेंडर कोड फॉरिन नेम अगर उसका कुछ है तो वो मेंटेन करेगा, अगर नहीं है तो वो खाली छोड़ देगा। तो ये अपना कुछ पुराना कोड था वो उठा के दे दिया है, इसका मतलब नहीं है। उसके बाद उसका नाम क्या है तो नाम डालेगा। कार्ड टाइप कि कस्टमर है या फिर वेंडर है, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि कार्ड टाइप में कि यहाँ क्या है, तो वो हमें ऑलरेडी कस्टमर हमें देता है कि ये आपका वेंडर है या कस्टमर, ठीक है। तो वो चीजें हैं। उसके बाद तो टेम्पलेट में हम क्या करते हैं, सारे ही चीजें उसको डिफाइन है। ये टेम्पलेट कहाँ से निकलता है ये आप लोगों को बता रखा है। ये कहाँ से, हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल में जाके साइड वाले फोल्डर में जाते हैं, वहाँ पे टेम्पलेट वाले में जाते हैं और वहां से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टमर ग्रुप बनाना है, तो कस्टमर ग्रुप कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कस्टमर डेटर डोमेस्टिक हो सकता है और डेटर एक्सपोर्ट हो सकता है। तो अगर उसका एक्सपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट का देगा, अगर डोमेस्टिक सिर्फ डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक देगा। यहाँ पे उसकी करेंसी क्या है, करेंसी में जैसे कि यहाँ INR दिया है, अगर उसका सपोज दैट एक्सपोर्ट का होता तो उस पार्टिकुलर कंट्री का करेंसी होता। अगर हमारे पास ये जो कस्टमर होता है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना का है तो चाइनीज करेंसी होगा, अगर USA का है तो US का करेंसी होगा, ठीक है। उस पार्टिकुलर कस्टमर का फोन नंबर क्या है वो होगा, मोबाइल नंबर क्या है वो होगा। फोन नंबर क्या है, ये लैंडलाइन नंबर है, ये मोबाइल नंबर क्या है आपका जो सेलुलर फोन जो है वो नंबर है। उसका ईमेल ID क्या है वो। उसके बाद आप और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे उसके कोई कांटेक्ट पर्सन है तो कांटेक्ट पर्सन का डिटेल चाहिए हमें, नेम चाहिए, कांटेक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। कांटेक्ट पर्सन का ईमेल ID भी अगर आपके पास है तो ईमेल ID भी आप दे सकते हैं। तो जैसा डेटा है आप नंबर्स ऑफ सेक्शंस में जो उसने बताया था जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे आपको क्लाइंट दे सकता है, तो उस हिसाब से आपको वो डेटा चलानी पड़ेगी। उसके बाद ये पेमेंट टर्म है, आपको याद होगा हमने पेमेंट टर्म बनाना सिखाया था आपको ये कैसे बनाना, तो उस हिसाब से हम पेमेंट टर्म जितने पेमेंट टर्म यहाँ पे वाले बनाएंगे मैनुअली, देन हम उसको लिंक अप करेंगे बिजनेस पार्टनर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे उसको कुछ क्रेडिट लिमिट देना है कस्टमर को, तो वो डिफाइन करके देगा कि उसको 5 लाख तक क्रेडिट लिमिट देना है या 2 लाख का, तो उसको है नहीं इसलिए उसने क्रेडिट लिमिट दिया नहीं। अगर है तो क्रेडिट लिमिट वो डाल के देगा और वो आपको बिजनेस पार्टनर पे डालनी पड़ेगी। उसका कोई टिन नंबर डालना है तो देगा, पैन नंबर है तो पैन नंबर देगा, ठीक है। पैन नंबर दे सकता है, सर्विस टैक्स नंबर। तो इस तरह से जितने भी डिटेल है, TDS अप्लीकेबल है या नहीं है, अगर है तो किस सेक्शन के अंडर में है, कौन सा कोड लगेगा, ये सारे डेटा हमें क्या करता है क्लाइंट उठा के दे। TDS सर्टिफिकेट नंबर तो XYZ जो भी है वो आपका सिर्फ फर्स्ट बेसिक डेटा में है। अब सेकेंड में आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसका बिल टू शिप टू एड्रेस होता है। जो सेकेंड जो डेटा है वो ओनली एड्रेस के लिए, आपको याद होगा मैंने एड्रेस सेक्शन में आपको बताया था कि बिल टू और शिप टू, तो उसके लिए ये डेटा है। जो सेकंड सेक्शन है उस पर्पज से ये डेटा है कि उसका जो कस्टमर है उसका कार्ड कोड क्या है, उसका एड्रेस नेम क्या है, फिर एड्रेस 2 में क्या जाना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये क्या दे रखा है, एक सेकंड रुकिए, क्या है तो कुछ नंबर है, एड्रेस 2 है,
उसके नहीं, ये हमने करेक्टर काउंट किया है और चेक करने के, तो कभी हमने वो लगाया होगा फार्मूला, उसके वजह से ये नहीं है, ये क्लाइंट ने नहीं दिया, ये हमने लगाया, तो इसको हम हटा देते हैं। हमने उसका करेक्टर काउंट कराया है कि कितना करेक्टर का है, इसलिए ठीक है। एड्रेस 3 है, एड्रेस टाइप क्या है, ब्लॉक क्या है, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एंड फ्लोर, ये सारे एड्रेस टाइप वो भर के देगा। सिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है। अब इस स्टेट में देखिए, इसमें तमिलनाडु बना हुआ, राजस्थान है, हरियाणा है, हरियाणा हमने बना दिया है, राजस्थान नहीं बनाया, तमिलनाडु नहीं बनाया है। तो हम जब अब ये एड्रेस चढ़ाएंगे तो ये चढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने ये वेस्ट बंगाल भी नहीं बनाया है, एमपी मध्य प्रदेश बना दिया है। तो जो जो नहीं बनाया है, आपको एड्रेस चढ़ाने से पहले ये सारे आपको बनाने पड़ेंगे। उसके स्टेट कोड क्या है और जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर तो कंपलसरी आपको डालना। अगर नहीं डालना है तो फिर क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई में बुक होगा। तो ये आपको, अब इसमें से हमें डेटा चढ़ाने के लिए तमिलनाडु बनाने पड़ेंगे, राजस्थान बनाने पड़ेंगे, एंड हरियाणा बन गया, वेस्ट बंगाल बनाने पड़ेंगे। तो ये 4 एड्रेस मैं अभी बनाऊंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। तो आते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको खोल के रखा था ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्यों बना रहा हूँ। आपको लग रहा होगा बेवकूफ की तरह ही बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये इंडिकेट करना जरूरी था, बताना जरूरी था कि इसको बनाना क्यों कंपलसरी है। ठीक है, तो ये देखिए तमिलनाडु का हमें दे रखा है 33 और TN, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया और स्टेट कोड वाले में चलते हैं। स्टेट देखिए, इसमें तमिलनाडु कहीं नहीं है, हमें TN बनाया है यहाँ पे, एंड इसका कोड था TN का 33, यहाँ पे हमने 33 मेंटेन कर दिया। अब आते हैं तमिलनाडु के बाद वेस्ट बंगाल, तो WB, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस वेस्ट बंगाल यहाँ है, 19 है, देन और क्या है हमारे एड्रेस में, TN हो गया, हरियाणा और राजस्थान। देखिए इसमें राजस्थान है कि नहीं, बनाया है हमने, राजस्थान नहीं है, तो राजस्थान उठाना पड़ेगा हमें। राजस्थान, ये है राजस्थान, RJ08, RJ राजस्थान, ये हो जाएगा हमारा 08, ये हो जाएगा 08। ठीक है, और कोई देखिए इसमें कोई ऐसा स्टेट है जो नहीं है, हरियाणा, तमिलनाडु, हरियाणा, MP बना ही दिया था, कर्नाटका ये आपका हो ही गया था, ये 4 MP हो गया। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे आ गए। अब देखिए इसमें MP है, यहाँ पे हरियाणा भी है, ठीक है, राजस्थान, तो ये इससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर कोई चढ़ाएंगे तो उसमें सारे स्टेट कोड आपको बनाना, तो आपको यहाँ टाइम सेव करने के लिए मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप क्या करिए 37 के 37 वाले स्टेट कोड बना लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो ये डेटा हमें किसने दिया है, क्लाइंट ने दिया है, जो हमने टेम्पलेट उसको शेयर किया था। ठीक है, ये टेम्पलेट हमने उसको शेयर किया था, समझा दिया था, अब वो हमें ये दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अपना टेम्पलेट निकालेंगे, वहां से कहां से निकालेंगे, जो आपको मैंने बताया था प्रोग्राम फाइल में जाके, वहां से जाके हम टेम्पलेट निकालेंगे और फिर उस टेम्पलेट को प्रीसाइज करेंगे, कि उसमें नंबर्स ऑफ फील्ड आएंगे, तो वो सारे फील्ड हम इसमें नहीं डालेंगे, तो हम उसको प्रीसाइज करेंगे। तो मैं उसको, आप लोग प्रीसाइज कर लेना, मैं प्रीसाइज टेम्पलेट ऑलरेडी पिछले सेशन में चलाया हूँ, तो उसी टेम्पलेट को उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब टेम्पलेट कैसे पता चलेगा ये कौन सा डेटा किस टेबल में जा रहा है। आप इस बिजनेस पार्टनर पे आइए, यहाँ पे आप कर्सर रखिए, तो देखिए टेबल का नाम क्या जा रहा है, OCRD, मतलब जो बेसिक डिटेल्स वाले जो डेटा है वो जाएगा OCRD पे। कॉन्टेक्ट पर्सन का जो डिटेल जाएगा वो जाएगा आपका OCPR में। तो एक तो चलेगा OCRD जो बेसिक डिटेल होगा, कॉन्टेक्ट पर्सन, OCPR। तीसरा क्या हो गया, एड्रेस जो है वो जा रहा है CRD1 में, ये देखिए आपका CRD1, तो 3 टेबल हो गया। अब एक और है, पैन नंबर भी दे रखा है, GST तो आपका इसी में चला जाएगा, पैन नंबर, तो पैन नंबर हमारा कहाँ जाएगा, पैन नंबर जाएगा इसमें आपको इस टेबल में। ठीक है, अब इस टेबल का नाम क्या है, तो वो देखिए, तो इस टेबल का नाम जो है अलग, ये CRD7 होता है इसका, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, CRD7 होता है। तो कितने टेबल हमारे चलेंगे, 4 टेबल एक साथ चलेंगे इसको अपडेट करने के लिए, ये मिनिमम है,
अब रही बात कि और क्या चल सकते हैं, 4 के अलावा भी चल सकते हैं, जैसे पेमेंट टर्म मैप करना है तो ये देखिए पेमेंट टर्म जो है इसको आपको पेमेंट टर्म जा तो रहा है ओसीआरडी में, लेकिन पेमेंट टर्म जो बनता है अगर आप बनाएंगे डीटीडब्ल्यू से तो इसका टेबल अलग ही है। ये क्या है, ओसीटीजी। तो सारे टेबल अलग अलग है, तो आपको पेमेंट टर्म बना के फिर ओसीआरडी में आप मैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट अगर बिजनेस पार्टनर का मैप करना है तो उसका टेबल फिर अलग है। वो टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये टेबल जो है आपका ओसीआरबी, ये टेबल अलग है। तो नंबर्स ऑफ टेबल्स आपको एज पर द डिटेल जो क्लाइंट हमें डिफाइन देता है उसके अनुसार ये टेबल जाता है और हमें हर टेबल को थ्रू इसमें डालना पड़ता है। तो अभी मैं मेन डेटा डालता हूं, उसके बाद आप लोग जब 2-3 डालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि जो हमें डिफरेंट डेटा डालना है। अगर टेबल फाइंड करना है तो कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर रखा, आपको टेबल मिलेगा। तो जहां टेबल का नाम चेंज होगा वहां पे आपको एक और टेम्पलेट यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ओसीआरडी बेसिक डेटा, देन लूंगा मैं CRD1, ठीक है, देन लूंगा मैं कॉन्टैक्ट पर्सन का, तीसरा क्योंकि ये दे रखा OCPR, और फिर चौथा लूंगा मैं किसका, CRD7 जिसमें पैन नंबर। तो ये 4 टेबल से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट लिमिट वगैरह दिया नहीं है तो हमें उसमें जाने की, उस टेबल को लेने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट लिमिट देता है, वो भी OCRD में ही जाता है। अगर वो देता तो हम वैल्यू, अब ये बैंक वाला भी डिटेल नहीं दिया है, जो क्लाइंट हमें देगा उसमें हमें ये टेम्पलेट लेना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि आज लग रहा है सन्नाटा छाया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आ रहा है सर, आ रहा है। योगेश? जी सर, आ रहा है। शीतल? जी सर। कहाँ कहाँ डिफरेंट टेबल लेना है, क्यों लेना है, आपको समझ में आ रहा है ना? जी सर। उमेश? हाँ जी चौधरी साहब। हाँ जी अनूप जी बताइए। हाँ सर, डिफरेंट टेम्पलेट्स के हिसाब से ही जहाँ जहाँ जो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी उसके हिसाब से टेबल जितने जहां जहां टेबल का नाम चेंज हो रहा है वो फील्ड जो जाएगा उस पार्टिकुलर टेबल में ही जाएगा। एक ही टेबल अगर OCRD में आप सारे डाल देंगे तो नहीं जाएगा। तो आपको वो सोचनी पड़ेगी कि लिंकअप हम कैसे बनाएं, और उस टेबल को आपको, अगर ये टेबल पता चल गया तो आप इजीली टेम्पलेट बना लीजिए और चला देंगे। अगर आपको टेबल ही नहीं पता है कि किस टेबल में कौन सा फील्ड जाएगा तो फिर आप ढूंढते रहेंगे, और ये तभी आएगा जब आप वर्कआउट करेंगे, 1-2 बार चढ़ाएंगे पूरा डेटा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं बेसिक डेटा लेके जो कस्टमर का है जितना डेटा दिया है मैं उसको चढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो मैं सबसे पहले एक टेम्पलेट निकालता हूं, OCRD1 जाएगा एड्रेस के लिए, दूसरा क्या बोला था मैंने, OCRD, इसमें देखिए OCPR भी है आपके अपने पास। तो एक डेटा तो ये हो गया, एक हमारा ये हो गया CRD1 में इसमें अपडेट भी चला रखा है तो मैं ये उठाता हूँ। उसके बाद OCRP कॉन्टेक्ट पर्सन, एक OCRD चाहिए हमें OCPR, ये कॉन्टेक्ट पर्सन का OCPR तो हो ही गया। OCRD हाँ CRD7 भी अपने को चाहिए, गुड। उसके बाद अपने को OCRD मेन तो टेबल दिख ही नहीं रहा, OCRD ये हाँ ये। तो अपने पास कितने हो गए, 4 टेम्पलेट अभी तत्काल तो हो गए। एक और जाएगा इसमें CRD7, हाँ CRD7 ले तो लिया। तो अब ये चारों को मैं कॉपी करके ले चलता हूं आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है, ताकि हम इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं OCRD, क्योंकि बेसिक डेटा इसमें जाता है तो हमें पहले ये डेटा लेना है। इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आए। मैं अगर इसी को चला दूंगा तो चल जाएगा क्योंकि सेम ही चीज है, बट आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इसको हटा के फिर से मैं टेम्पलेट बनाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, सेम ही डेटा का है, उसी डेटा का है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट मार दिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, हेडर फील्ड है। अब रही बात कि ये हेडर फील्ड कहाँ से आई, तो आपको याद होगा जो हम टेम्पलेट लेते हैं कहाँ से लेते हैं,
उसी टेम्पलेट को निकालेंगे और ये पार्टिकुलर फील्ड जो हमें रिक्वायर्ड होगा वही फील्ड रखेंगे, बाकी फील्ड को हम हटा लेंगे। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं आपको कि टेम्पलेट कहां से निकालना है। गए सी ड्राइव में, सी ड्राइव में आके आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम फाइल में आए, प्रोग्राम फाइल में आने के बाद आप कहां जाएंगे, सैप वाले फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका सैप, सॉरी ये आपका सैप का फोल्डर है। जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए डेटा ट्रांसफर वर्कबेंच आ गया। अब इसमें आपका टेम्पलेट है, टेम्पलेट में ये आ गया। अब इसमें आपको बिजनेस पार्टनर, ये सेकंड मॉड्यूल दिख रहा है थर्ड वाला, इस पे आप जाइए। अब इसमें देखिए बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा, ठीक है, इस पे हम आए। अब ये सारे इसके मास्टर के कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेबल जाते हैं पूरा मास्टर डेटा पे। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, 4 डेटा चाहिए। तो हमने कौन सा उठाया, आप सबसे पहले उठाया OCRD। ये देखिए OCRD। अब इस OCRD पे चेक करेंगे तो नंबर्स ऑफ फील्ड जा रहे हैं, लेकिन उतने फील्ड हमें रिक्वायर नहीं है। अगर हम ये सारे फील्ड लेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इसमें से ये फील्ड नहीं रिक्वायर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये सब नहीं रिक्वायर है और मैंने इसको डिलीट मार दिया। जो मुझे रिक्वायर्ड था बस वो उस फील्ड को रखा, तो हमारा ये टेम्पलेट बन गया, जो ये प्रिसाइज टेम्पलेट आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हम अपने डेटा पे। पहले हम OCRD बनाते हैं। तो हमारा जो कस्टमर का, ये हमारा क्लाइंट का डेटा है, ये है बेसिक OCRD के लिए। तो मैं यहाँ पे आया, यहां से मैंने क्या किया, इसका कॉपी कर लिया, कोड 20 है, Ctrl+C किया, Ctrl+C करके मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने इसका कोड डाल दिया। ठीक है, अब बोला फॉरेन नेम, उसने फॉरेन नेम भी कुछ डाल के दिए हैं। ये देखिए ये सारे फॉरेन नेम दिए हैं। हम डेटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते, अपनी मर्जी से हम ये नहीं डालेंगे। जो हमें क्लाइंट देता है XYZ गलत है सही है, अगर हमें लगता है गलत है तो क्लाइंट को सजेस्ट कर देते हैं कि सर ये डेटा गलत लग रहा है, आप इसको एक बार रीचेक कर लो। फिर भी अगर वो बोलता है नहीं नहीं जैसे वैसे आप चढ़ा दो, तो हम वैसे ही करेंगे। हमें जैसा मिलता है वैसे ही, एज ए कंसल्टेंट हमारी यही रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेटा दिया है, जैसे दिया है हम वैसे ही चढ़ाएंगे, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब उसका नेम है तो ये मैंने नेम उठा लिया। ठीक है, नेम को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए कार्ड नेम है, कार्ड नेम इज कस्टमर का नेम बोल रहा है, तो ये डाल दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कार्ड टाइप। अब कार्ड टाइप पे देखिए यहाँ पे उसने दिया है हमें कि कार्ड टाइप में क्या है, कस्टमर। लेकिन आप ये चीजें डालेंगे सी कस्टमर तो नहीं डालना है। आप सिस्टम में आइए, यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर आपने कस्टमर सेलेक्ट किया, कर्सर डाला तो क्या आ रहा है यहाँ पे लिख के, उसको चेक कीजिए। यहाँ पे अगर आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ये क्या आ गया भाई, कनेक्ट बिजनेस पार्टनर टाइप। अच्छा एक सेकंड, वो मैंने वेंडर को चेंज कर दिया ना, इस वजह से वो बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये कस्टमर ले लिया, एक बनाया था शायद हमने कस्टमर, आपको जिस दिन मैनुअल बताया था उस दिन। तो कस्टमर के लिए क्या आता है, C आता है कैपिटल, और सप्लायर के लिए हमारा S आता है। तो हम यहाँ पे अगर कर्सर डालें तो देखेंगे कि ये हमारा देखिए बीपी टाइप में क्या आ रहा है, कैपिटल C आ रहा है। तो हम कस्टमर बना रहे हैं तो C रखेंगे। अगर हम वेंडर बनाएंगे तो यहाँ पे अगर हम कर्सर रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी बोल रहा है कि आप टाइप चेंज हो रहा है इसीलिए ये हटेगा। तो आप देखिएगा वेंडर के जगह पर क्या आ रहा है, कैपिटल S आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देनी है। जो क्लाइंट हमें दिया वो अपने हिसाब से दिया है, बट हमें क्या करना है, सिस्टम के हिसाब में जो सिमुलेट करे तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, इसलिए हमें वही चीजें देनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल C डाल देंगे। ठीक है, कैपिटल C डाला और यहाँ पे मैंने इसको टैग डाउन कर दिया, तो टोटल का टोटल ये आ गया। अब बोला ग्रुप कोड। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ग्रुप आपने बना रखा है कस्टमर और वेंडर का, तो वो ग्रुप आपको पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप है। तो यहाँ पे सेंट्री क्रिएटर डोमेस्टिक करके हमने बनाया ग्रुप, वो क्या है 102 है। तो ये आपका ये क्रिएटर है, क्रिएटर में गलत आ रहा है ये, तो इसको बंद कीजिए, उसके बाद खोलिए, क्योंकि जो हमने अभी चेंज किया था उस वजह से आ रहा है। आप कस्टमर का खोलेंगे तो डेटर आएगा, और वेंडर का खोलेंगे तो क्रिएटर आएगा। ठीक है, तो हमने कस्टमर सेलेक्ट किया क्योंकि हम कस्टमर बना रहे हैं। ये देखिए, जब आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सेंट्री डेटा डोमेस्टिक आ रहा है। जब यहाँ पे आप कर्सर रखते हैं तो नीचे में देखिए कॉर्नर में क्या रहा है, ग्रुप कोड क्या रहा है योगेश,
ग्रुप कोड कितना आ रहा है? शीतल, योगेश, कोई भी देख के बताओ। 100 हाँ, तो हम यहाँ पे 100 डालेंगे टेम्पलेट में, ना कि जो हमें क्लाइंट दिया है वो डालेंगे। उसके बाद जब एरर आ जाएगा तो लेके बैठ जाएंगे, सर ये तो एरर आ रहा है। एरर इसलिए आएगा क्योंकि आप सिस्टम के अनुसार चलेंगे, जो क्लाइंट दिया उसके अनुसार नहीं चले। क्लाइंट तो अपनी सूझबूझ से दिया है, ऑब्वियस सी बात, ये सारे के सारे डोमेस्टिक है, तो करेंसी क्या होगा हमारा? INR होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैप में डालेंगे INR। ठीक है, अब हम इसमें जीप कोड तिप कोड नहीं डालेंगे, ये हमारा एड्रेस वाले में जाएगा, लेकिन ईमेल आईडी डालेंगे। अगर ईमेल आईडी उसने दे रखा है तो हम इसको डालेंगे। ठीक है, तो ईमेल आईडी हम देखते हैं कि उसने शायद दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये ईमेल आईडी हमें कस्टमर का दे रखा है कि क्या है। अच्छा, फोन नंबर भी दे रखा है, तो ये भी हम मेंटेन करेंगे। तो पहले हम ईमेल आईडी ले लेते हैं इसका। कभी कभी ये देखिएगा एक ईमेल आईडी के जगह पर मल्टीपल ईमेल आईडी देता है, तो उस केस में भी सिस्टम आपको एरर देगा। तो एक ही ईमेल आईडी मैप कीजिएगा। अगर आपको मल्टीपल मैप करना है तो फिर अलग फील्ड में आपको मैप करना पड़ेगा, इसमें तो एक ही जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, जहां पे मल्टीपल दे देगा फिर वो एरर आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हम ईमेल आईडी ले लेंगे। अब बोल रहा है पेमेंट टर्म ग्रुप। ठीक है, तो पेमेंट टर्म भी हमें इसने दे रखा है, तो हम पेमेंट टर्म को भी मैप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद कॉन्टेक्ट पर्सन तो हमारा अलग टेबल जाएगा। पेमेंट टर्म आप देखिए यहाँ पे दे रखा है 100%, 30 डेट ये। तो जो पेमेंट टर्म, ये सारे पेमेंट टर्म आपको सैप में बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पेमेंट टर्म कितने बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आते हैं तो 2-3 हमारे पेमेंट टर्म बने हैं। उसी तरह से हमें और भी बनाने पड़ेंगे, जैसे 45 डेज है तो हम यहाँ पे 45 डेज बनाएंगे। तो जितने पेमेंट टर्म उसने हमें दे रखे हैं वो सारे यहाँ पे हमें पहले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो हम बनाते हैं। पहले सारे नहीं बनाऊंगा, 1-2 बना देता हूं ताकि मैपिंग कैसे होता है आपको पता चल सके। ठीक है, तो हमारे पास अब कितने हो गए? 3 या 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1, 2, 3 हो गए पेमेंट टर्म। और यहाँ पे उसने और ये है आपका पेमेंट टर्म 100% अगेंस्ट डिलीवरी, 45 डेज, 30 डेज। तो एक और बनाता हूँ 100% अगेंस्ट डिलीवरी, तो आपके ऑलमोस्ट पेमेंट टर्म आ जाएंगे। इसको नहीं अपडेट कीजिए, इसको ड्रॉप डाउन में जाइए, डिफाइंड न्यू, और आप लिखिए 100% अगेंस्ट डिलीवरी। ठीक है, तो इस तरह से आपने पेमेंट टर्म बना। अब आपको क्या करना है, कस्टमर वाइज जिस चीज का जो पेमेंट टर्म है उस हिसाब से यहाँ पे आपको ग्रुप नम उठाना है। ग्रुप नम क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए जब आप सैप में आते हैं यहाँ पे क्रसर रखेंगे तो पेमेंट टर्म कोड, उसका नाम क्या जा रहा है? ग्रुप नम। मतलब 100% अगेंस्ट डिलीवरी के लिए 3 कोड जाएगा। यदि आप यहाँ पे 45 डेज ले रहे हैं तो इसमें क्या जाएगा? यहाँ पे आपका 2 जाएगा। यदि आप 30 डेज ले रहे हैं, नेट 30 ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या जाएगा? यहाँ पे आपका पेमेंट टर्म ग्रुप 1 जाएगा। तो 1, 2, 3 जा रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर वाला जो OCRD बना रहा हूँ उस पर मैं डाल दूंगा कि जिसका जो होगा उसी हिसाब से ये जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100% है तो इस पे जा रहा था 2, तो इस पे 2 जाएगा, इस पे आपका 1 जाएगा, इस पे आपका 3 जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से चेंज कर। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा लीजिए, यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया, ये हो गया फिल्टर। अब आप क्या कीजिए, यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए जो पेमेंट टर्म है, इसी को आपने एक बार सिलेक्ट किया 100% वाला, इसको लिया, ये आपका 2 जा रहा था तो इसमें हमने 2 डाल दिया, या फिर इसके सामने में डाल लीजिए, इसको रहने दिया डिजिट, इसको मैंने 2 डाल दिया। फिर यहां से उठा के मैं वहां पे कॉपी कर दूंगा। अब क्या बोल रहा है, ये 2 था, अब आते हैं हम 30% वाले पे, 30 डेज वाला। ये जो था 30 डेज, एक और है 30 डेज के, दोनों को लेते हैं एक साथ, आप लोग बना लीजिएगा जो भी है। ये है 30 डेज, 30 डेज में क्या था? 1 था, तो मैं इसमें 1 डाल दिया। देन आपका 45 डेज वाला दोनों ले लेता हूं मैं, 45 डेज,
इन सबको हटा देता हूँ। 45 डेज वाले में क्या था, 3 था, ये मैंने 3 डाल दिया। इस तरह से क्या हो गया, आपके पेमेंट टर्म ग्रुप नम आ गए। ठीक है, अब आप फिल्टर हटा दीजिए यहां से। ये देखिए सारे ग्रुप नम अपने साथ अरेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और अपने टेम्पलेट पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ग्रुप नम यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, आपके पेमेंट टर्म आ गए। अब आगे चलते हैं, जिप कोड ये सब नहीं डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, विथ होल्डिंग टैक्स कोड। तो कोड तो तब होगा जब सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग टैक्स इस पे चेकआउट करेंगे। तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक और टेबल चलेगा जो क्या करेगा, यहाँ पे आके आप अकाउंटिंग में जब आते हैं, टैक्स में जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो ये चेकआउट करेगा कि सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग जो ये जैसे ये चेकआउट हो रखा है, तो पहले ये चेकआउट होगा तभी तो कोड मैप होगा इस पे। यहाँ पे ये जो कोड मैप होता है, तो इसको मैप, अब यहाँ पे ये जो फील्ड दिखा रहा है आपको विथ होल्डिंग टैक्स वाला, वो उस कोड का दिखा रहा है कि कौन सा टैक्स कोड लगेगा। तो पहले तो सारे हमें चेकआउट करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। तो उसके लिए अलग से चलाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग टैक्स वाई करके, देन आप एक्रूएल 2 फील्ड, और तब आप ये ठीक हो, तो वो अलग से चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं डेबिटर अकाउंट, डेबिटर अकाउंट, डेब्ट पे अकाउंट। तो डेब्ट पे अकाउंट कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। आप ये देखिए अकाउंट में आए, जनरल में, और ये क्या जा रहा है आपका सैलरी डेटर डोमेस्टिक, ये आपका डेब्ट पे अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो कंट्रोल अकाउंट होगा उसके बारे में पूछा, तो हम इसको कॉपी करेंगे और वहां पे डाल देंगे। अब यही अकाउंट पूरे में जाएगा सभी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कस्टमर एक्सपोर्ट का होता तब ये अकाउंट चेंज होता, लेकिन सारे क्या है आपका डोमेस्टिक है, तो इसमें आपका ये सारे के सारे आपका एक ही जीएल अकाउंट होगा। यदि यहाँ पे एक्सपोर्ट होता तो एक्सपोर्ट के केस में ये अकाउंट आपका चेंज हो जाता, लेकिन एक्सपोर्ट का केस है नहीं। अब रही बात फोन नंबर, तो फोन नंबर इसने दे रखा है हमें, तो फोन नंबर हमारा कहाँ है, यहाँ पे उसने फोन नंबर दिए, तो कॉन्टेक्ट पर्सन का इससे पहले उसने फोन नंबर दिया था पीएनटी वाला, ये तो ये फोन नंबर में इसका डाल दूंगा। यहाँ पे ये फोन नंबर मैंने इस पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ जो ये जो ग्रीन आ रहा है इसको आपको सही करना होगा, नहीं तो ये क्या करेगा, सिस्टम में एरर देता है कभी कभी। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके यहाँ पे आइए, इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू नंबर, ये आपका नंबर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका OCRD टेबल जो है, जो बेसिक डेटा वाला था फर्स्ट वाला, वो बन गया। ठीक है, तो ये अब इसमें TDS मैपिंग है, जो भी है TCS का, वो मैपिंग अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको मैप करने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग वाला टैक्स जो है उसका अलग फील्ड लेके एक्टिव करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कोड मैप होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए सर। बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, जो अभी एक बार स्टेप पे चलना, वहाँ जो एक्रूअल और कैश होता है, उसमें मतलब क्या डिफरेंस, क्या है उसका, क्या मायने क्या रखता है वो? मैंने बताया था, मैंने लास्ट डे जिस दिन मैनुअल का करा रहा था, आप थे उस दिन? नहीं। क्यों नहीं थे? ये चीजें वीडियो देखा आपने? नहीं देख पाया सर। अब बताइए क्या दिक्कत है, 2 मिनट का काम है इसमें। सिंपली क्या है, एक्रूअल का मतलब होता है जो चीज फर्दर आगे भी प्रोसीड होगा, इस सेशन के बाद भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक ये कस्टमर रहेगा तब तक, तो ये एक्रूअल कहलाता है। कैश का मतलब है ये पार्टिकुलर सेशन में ये क्लोज कर देगा, तो ये आपको इसीलिए जनरली क्या होता है, हम एक्रूअल ही रखते हैं। एक्रूअल का मतलब है टू बी प्रोसीड, ये सेशन क्लोज होगा उसके बावजूद भी ये एक्टिविटी चलता रहेगा। डिपेंड ऑन लेजर, लेजर चलता रहेगा ना। लेजर ये एक्टिविटी जो एक्रूअल करके जो आप TDS जो डिडक्शन कर रहे हो, ये प्रोसेस, इसकी बात हो रही है। थ्रेशोल्ड क्या होता है सर? कहाँ थ्रेशोल्ड? ये थ्रेशोल्ड लिमिट उसमें लगाया जाता है
कि जैसे कि टीडीएस काटना या टीसीएस काटना, एक पार्टिकुलर वैल्यू आपने डाल दिया, इसके बाद ही हमारा कटेगा, तो वो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कहलाता है, जो आपको टीडीएस वाले पे मिलेगा। थ्रेशोल्ड ओवरलुक ये है आपको कि अगर आप इसको चेकआउट करेंगे तो ओवरलुक आपको चेक करने के लिए अलर्ट देगा, आपने जो लगाएंगे ना वहां अलर्ट, तो वो आपको चेक करने का वैल्यू देगा। सर जो सपोज दैट कोई लिखता है कि 50,000 के बाद, कोई बोलता है 50 लाख के, तो एक पार्टिकुलर एक लिमिट डाल देता है, उसके बाद ही हमारा ये चीजें अप्लीकेबल होनी चाहिए, तो उसके लिए वैल्यू होता है। जैसे सर 50,000 की लिमिट पे हम टीडीएस काट रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी पेमेंट 3 टाइम्स हुई है 20,000 करके, तो अब 60,000 हो गई जैसे, तो वो एप्लीकेबल होगा उस पर, या 20,000 की वजह से उस पर किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा टीडीएस? उसका टीडीएस एप्लीकेबल होगा जब 50,000 से ज्यादा जाएगा तब। जब अगर 50,000 से कम होगा तो नहीं जाएगा वो, तब नहीं उस पर थ्रेशोल्ड लिमिट देगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम कैसे निकालेगा, सिस्टम वो पर ट्रांजेक्शन बाद सारा थोड़े ना जोड़ेगा, एक्यूमुलेट थोड़े ना करेगा। अगर आप कॉम्युलेटिव कर देंगे तो वो कॉम्युलेटिव उठा के लाएगा, अगर आप इंडिविजुअल लेके चलेंगे तो इंडिविजुअल लेके आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कॉम्युलेटिव थ्रेशोल्ड चला रहे हैं या फिर इंडिविजुअल चला रहे हैं, वो आगे देखेंगे, अभी रहने दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पता चलेगा कि यही हम डिस्कस करते रह गए, ये हमारा पढ़ा ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अब क्या करना है, इसको हमें सेव करनी है। अब सेव करके हम अलग इसको रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक टेबल बना है, अभी हमारा 3 टेबल और बनने हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम इसको सेव एज करेंगे, उसके बाद जहां पे हमें सेव करना है यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे वो फोल्डर को, और CSV कॉमा डिलीट में हम इसको सेव कर लेंगे। तो मैं ये आपके वाले फोल्डर में अब इसको डाल रहा हूं, क्योंकि आपके फोल्डर में अभी CRD1 नहीं है, वो हमारा डेस्कटॉप पे है, तो हम इसको यहाँ पे सेव करते, ताकि जब हम DTW चलाएंगे तो इसको डायरेक्ट वहां से उठा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज करता हूं, तो CRD आपका बन गया। अब हम बनाएंगे क्या, CRD1। CRD1 किसका है, CRD1 है आपका एड्रेस का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये कस्टमर का एड्रेस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एड्रेस इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब आप यहां पे देखें, हमारा OCRD हो गया। अब आते हम लोग CRD1 इसमें, ये भी आपका उसी का बना हुआ। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको डिलीट मार देता हूं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि कैसे ये बनता। ये मैंने डिलीट मार दिया। अब बोल रहा है फर्स्ट में, क्या बोल रहा है, पेरेंट्स कोड या कार्ड कोड। कार्ड कोड क्या है, कस्टमर का कोड है, तो ऑब्वियस सी बात है, ताकि सिस्टम को पता तो चले कि किसका एड्रेस है ये, तो हमें ये कोड उठा के यहाँ पे डाल, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने कार्ड कोड डाल दिया। अब बोल रहा है कि एड्रेस का नेम क्या है। अब यहाँ पे देखिए, जो आप सैप में आते हैं तो यहाँ पे जब एड्रेस डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या जनरली क्या करते हैं, एड्रेस नेम में स्टेट डाल देते हैं, ताकि यूजर जो है जब वो ट्रांजेक्शन करने जाएगा, अगर मल्टीपल बिल टू शिप टू होगा तो उसे स्टेट वाइज पता चल जाएगा। सपोज दैट एक ही कस्टमर है, उसके कई ब्रांच है, कोई यूपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई महाराष्ट्र में है। अब हम मुझे महाराष्ट्र वाले को भेजना है, तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल बिल टू शिप टू अगर नाम से डालेंगे तो सब एक ही जैसा दिखेगा। अगर आप स्टेट से डालेंगे तो आपको पता होगा कि किस पार्टिकुलर स्टेट का है। तो आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा मेंटेन करने का, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं अभी जो डाल रहा हूँ आपका, इस जैसे क्लाइंट हमें दिया है उसी नाम से डाल रहा हूँ, तो मैं यही नाम उठा लेता हूँ। बट हमारा जो अपना तरीका होता है वो स्टेट वाइज लेके, जैसे कि ये देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट वाला जो है आपका किस स्टेट का है, यहाँ पे स्टेट कोड दे रखा है HRNT, तो हम इस हिसाब से इसी को डालते हैं। अगर हम इसको डालें तो ज्यादा अच्छा है, तो इससे क्या होगा कि वो पता चला, जिसमें मल्टीपल होगा तो आपको देखना है कि कौन सा रखना है। तो मैं तो अभी यही लेके चलता हूँ। अगर आपको स्टेट कोड रखना है तो स्टेट कोड रखिए, नहीं रखना है तो फिर ये रखिए। तो मैं यहाँ पे आया और जो उसने दे रखा है वही डेटा मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया।
ठीक है। अब इसमें क्या है, स्ट्रीट, ब्लॉक, जिप कोड। अब एक चीज बताता हूं, अब जब आप एड्रेस डालने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इन सारे करेक्टर को अगर आप एड्रेस 2 में डालना चाहते हैं तो इसमें 50 करेक्टर जाता है, एड्रेस 3 में 50 करेक्टर जाता है। अगर आपका एड्रेस का लेंथ ज्यादा बड़ा है, 50 से ज्यादा डालेंगे तो भी सिस्टम आपको एरर दे देगा। आप स्ट्रीट पीओ बॉक्स में देखेंगे तो 100 करेक्टर जा रहा है, ब्लॉक में भी 100 करेक्टर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, जो नीचे आप आते हैं ये, इसमें आपका 25,000 कितना है भाई, 2,56,000 करेक्टर है। तो अगर आपका एड्रेस जो दे रखा है ज्यादा बड़ा है तो इसको 2 और 3 को छोड़ के आप स्ट्रीट पीओ बॉक्स यूज कर लीजिए, 100 का है। अगर आपका छोटे छोटे पार्ट में दे रखा है तब तो ठीक है, या फिर क्लाइंट को बता दीजिए कि 50-50 करेक्टर से आपका इसका इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप इस हिसाब से देना। तो आप सभी में डालिए। कुछ क्लाइंट कहता है नहीं जी भरा हुआ लगना चाहिए सब, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए कैसे मैनेज करना है, अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, एरर देगा। तो अब हम इसको उठाते हैं, यहाँ पे एड्रेस 2 में देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगा रखा था आप देखेंगे इसमें 50 करेक्टर से ज्यादा ही होगा ये सब, तो मैं इसको एड्रेस 2 में नहीं डाल के इसको कहाँ डालूंगा, मैं डालूंगा स्ट्रीट ब्लॉक में डालूंगा, ताकि हमारा मेंटेन। अब कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं फार्मूला लगा देता हूँ लेंथ का, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना, अगर 100 से भी ज्यादा होगा तो फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया लेंथ, और इस कॉलम को से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये क्या हुआ, 22 का, ठीक है, अंडर 50 है, लेकिन हमें 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो सभी क्या है, ऑलमोस्ट आपके 50 से तो ज्यादा है लेकिन 100 से ज्यादा नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रीट ब्लॉक में मेंटेन हो जाएगा। तो मैं इस एड्रेस को कहां डालूंगा, स्ट्रीट ब्लॉक में डालूंगा, इसमें स्ट्रीट में डाल देता हूं। क्यों, क्योंकि हमें तब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि ये आपका लेस देन 100 है। और क्या बताता है SAP में कि ये जो फील्ड है आपका 100 तक होता है। तो हम आएंगे स्ट्रीट वाले सेक्शन में, ठीक है, स्ट्रीट वाले सेक्शन में मैं इसको डाल देता हूं ये, ठीक है। अब ब्लॉक वाला सेक्शन में डालता हूं मैं, ब्लॉक वाले सेक्शन में अगर डालना है तो मैं यहां से आऊंगा, ठीक है, इसको आया। अब ये जो एड्रेस है इसको तो छोड़ दीजिए, एड्रेस 3 वाले को मैं ब्लॉक में डालता, ताकि कंटिन्यूटी में लगेगा, और ब्लॉक में ये भी 50 से 100 से ज्यादा नहीं होगा, इसको मैंने ब्लॉक में डाल दिया। समझ में आ रहा है क्यों मैं ब्लॉक में डाल रहा हूँ, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 फील्ड क्यों छोड़ दिया, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को नहीं। अब इसमें जिप कोड दे रखा है, अब देखेंगे तो यहाँ जिप कोड ऑलरेडी दे रखा है, फिर भी ये जिप कोड अलग से दिया, हालांकि ये एड्रेस ही गलत दे रखा है, जिप कोड अलग करके देता बट साथ में दे रखा है, तो हम तो काटते छाटते नहीं रहेंगे, तो जैसे दिया वैसे ही हम इसको डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये जिप कोड दे रखा है तो इस जिप कोड को कॉपी कर लेते हैं, जहां पे जिप कोड नहीं दिया उसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। ये मैंने जिप कोड उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, सॉरी हम उसी पे आ गए फिर से, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम जिप कोड, ठीक है। अब सिटी, तो सिटी हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये हमें सिटी दे रखा है, ये हमने सिटी डाल दी, ठीक है, सिटी। उसके बाद आपका कंट्री, तो कंट्री तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंडिया ही है, तो IN इसमें जाएगा। अब रही बात स्टेट, तो स्टेट आपको यहीं से उठाना पड़ेगा जो इसने दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे स्टेट है, और ये स्टेट क्या होना चाहिए, जो अभी मैं बना रहा था उस ऐप में ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, सेम ही कोड से। अगर सपोज दैट मैंने कर्नाटका के यहाँ पे के दे रखा है, वहां पे KT जैसे पहले बना था उसको चेंज नहीं करता, तो ये क्या करता, एरर देता। क्यों, क्योंकि वो उसको स्टेट कोड मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में क्या करेगा, वो एरर देगा। तो इसीलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये आ गया स्टेट कोड हो गया। अब स्टेट कोड, अब देखिए बिल्डिंग एंड फ्लोर, इसमें जो डाला जाता है, अब अपने पास कुछ बचा नहीं है डालने को, तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमारा जिप कोड भी हो गया। अब ये आ गया GST नंबर,
हम यहाँ से जीएसटी नंबर 15 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो इसमें लाइन लगा के आप चेक कर लीजिए कि ये कहीं गलत तो नहीं दे रखा। अगर वो भी ज्यादा होगा तो भी सिस्टम आपको टेम्पलेट चलने नहीं देगा, एरर देगा। ठीक है, ये मैंने डाला और इसको चेक कर लिया, सारे के सारे क्या है 15 डिजिट के हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और इसको आके मैंने इस टेम्पलेट में जीएसटी इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जीएसटी टाइप क्या है, जीएसटी टाइप रेगुलर है। तो रेगुलर के लिए क्या जाता है, इसमें चेक कीजिए, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस डाला तो 1 जाता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको सिखाने के लिए क्या करता हूँ, एक जीएसटी मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। सपोज दैट ये जीएसटी मैंने डिलीट मार दिया, इसका जीएसटी नहीं दे रखा, तब क्या करेंगे, तो कैटेगरी में जिसके जीएसटी दे रखा है उसी का टाइप डालेंगे रेगुलर, जिसका नहीं दे रखा, अगर आपने इसको यहाँ 1 छोड़ दिया तो भी एरर देगा। तो इसको आपको डिलीट मार के हटानी है, क्योंकि जिसका जीएसटी रहेगा उसी का तो टाइप रहेगा, जिसका जीएसटी नहीं उसका टाइप कहां से रहेगा। तो अगर कोई ब्लैंक दे रखा है तो ऐसे आपको टाइप में भी ब्लैंक छोड़नी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एड्रेस का टेम्पलेट बन गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन हम देख रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। अब अभी 2-3 चीज बचा हुआ, बिल टू शिप टू एड्रेस टाइप इसमें बचा हुआ है, वो देखते हैं कहाँ पे गया हमारा एड्रेस टाइप। इसको बिल्डिंग, ये है एड्रेस टाइप। अब एड्रेस टाइप क्या है आपका, 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है बिल टू, दूसरा होता है आपका शिप टू। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, ये देखिए ये आपका बिल टू है, तो बिल टू के लिए जाता है बी और शिप टू के लिए जाता है एस। आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, अगर आप एक्सेल में जाएंगे तो आपको ये चीजें दिख जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो बिल टू है वही शिप टू है। अब रही बात की लाइन नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक यूपी, फिर इसका दूसरे बचता, सपोज दैट ये आपका दिल्ली का होता, तो ये लाइन नंबर इसको दिखाता है, ये 0 से स्टार्ट होता है तो 0 पे यूपी है। दूसरा अगर हमारा वेस्ट बंगाल होता तो 1 पे वेस्ट बंगाल होता, तीसरा अगर दिल्ली होता तो 3rd पे दिल्ली होता। उसी तरह से ये 4th पे आता, उसके नीचे 5th 6th। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन नंबर जो स्टार्ट होगा कहां से, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन नंबर जो डालेंगे उसी हिसाब से डालेंगे। तो सबसे पहले हम एड्रेस टाइप जो ऊपर डालते हैं वो बिल टू करते हैं, मतलब ये कैपिटल बी, और इसी को कॉपी करके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे नीचे, तो हमारा वो शिप टू हो जाएगा कैपिटल एस। तो हमारा दोनों ही क्रिएट हो जाएंगे, आपका बिल टू और शिप टू दोनों हो जाएंगे। अब इसमें लाइन नंबर जो जाएगा, बिल टू के लिए 0 डाल दिया मैंने, कि सारे जो जाएंगे 0 पे जाएंगे, जितना बिल टू है उतना ही शिप टू, सब 0 हो गया। अब इन सारे को मैं ऐसे उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, यहां से यहां तक सबको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके क्या कर दूंगा, जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा, और 2 चीजें इसमें चेंज करूंगा। यहाँ पे मैंने उठाया और यहाँ पे पूरे डेटा को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन नंबर 0 अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि 0 पे तो बिल टू बन गया है। ठीक है, और उस पे अब शिप टू जो बनेगा तो शिप टू के लिए 1 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे में स्टेट कोड 1 डाल दिया, और यहाँ जो एड्रेस टाइप था बी, उसको मैं क्या करूंगा, बी को कर दूंगा मैं यस, एस कर दूंगा, क्योंकि शिप टू के लिए क्या जाता है, एस जाता है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कैपिटल एस। ये भी ध्यान रखिएगा, हमें कैपिटल एस ही लेना है, स्मॉल एस नहीं लेना है। स्मॉल एस लेंगे तो सिस्टम में एरर देगा। तो इस तरह से हम बिल टू और शिप टू दोनों ही हमारा मेंटेन हो जाएगा एक ही बार। यहां तक क्लियर है सभी को? सेव करूं मैं इसको, आई थिंक ये ऊपर जाएगा, GSTIN नीचे आएगा। इसको आप यहाँ पे डालिए, नीचे वाले में डालिए GSTI, GS। अब इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव करने से पहले एक बात, जैसा कि आपका डेटा क्या है, आपका डेटा है CSV टेम्पलेट में। तो CSV टेम्पलेट में क्या होगा, अगर कॉमा, स्टार, कॉमा और एंड सिंबल होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, जहां तक हमारा वर्ड फॉर्मेट है, इस सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहां से हम रिप्लेस करेंगे जितने भी कॉमा वगैरह हैं, सबको हम कंट्रोल F किया, रिप्लेस
ठीक है। यहाँ अगर कोई कॉमा लगा हुआ तो इसको नथिंग से रिप्लेस कर दो। देखिए इतने लगे थे, तो ये आपको, नहीं तो अगर आप CSV कॉमा डिलीटर में, अगर आप टेक्स्ट डिलीमिटर लेंगे तो एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आप कॉमा डिलीमिटर लेंगे तो ये एरर देगा। तो आप अब इसको सेव कर लीजिए। बताइए किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये हो गया CRD1, मैंने इसमें सेव कर लिया। मेन जो होता है आपका CRD1 में ही चलाने में प्रॉब्लम करता है, बाकी आपका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करता है OCRD और ये सब में। मेन जो इशू आता है आपका CRD1 में ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपका क्या बच गया, एक चीज और बचा, पैन नंबर और कांटेक्ट पर्सन का। तो कांटेक्ट पर्सन का आपको याद होगा, मैंने अभी टेम्पलेट निकाले थे, क्या था हमारा, ये OCRD हो गया, OCPR। मैं इसको OCPR आपका ऑलरेडी ये मेंटेन है, मैं सोच रहा हूँ इसी को चला दो। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे कार्ड कोड लाइन नम कैसे आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर कांटेक्ट पर्सन में आ रहा है तो एक कांटेक्ट पर्सन जैसे रमेश है तो इसके लिए 0 जाएगा, अगर इसके नीचे सुरेश होगा तो उसके लिए 1 जाएगा, उसके लिए मनीष होगा तो उसके लिए 2 जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे लाइन नम गया है। तो लाइन नम सभी जगह ऐसे ही जाता है। ये हमने यहाँ पे ये वर्चुअल एक डेटा बनाया था, उसका सबको मैंने मैनेजर पोजीशन दे दिया और ये उसका फोन नंबर है। अब इसको हम चलाएंगे तो इसी तरह से बनाना है। तो ये ऑलरेडी आपका बना हुआ है, इसी को मैं चलाऊंगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं रॉकेट साइंस। तो इसको हम रहने देते हैं एज इट इज। अब आप देखेंगे इसके बाद OCPR के बाद CRD7, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैन नंबर, कस्टमर कोड जाएगा और पैन नंबर जाएगा। ये देखिए कहाँ पे जाएगा पैन नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, टैक्स ID नोट जो है 0 है, इस पे पैन नंबर जाएगा, बाकी किसी पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप CRD कोड डाल दिया, यहाँ पे आपने बस पैन नंबर डाल दिया और कुछ नहीं डालना है आपको, ठीक है। तो वो सारे कोड यही। अब इसको मैं चलाता हूं DTW में तो देखता हूं कि क्या एरर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे जाएंगे हम। अब कहाँ कहाँ मैप होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो DTW पहले मैं ऐसा करता हूं, जो भी टेम्पलेट है इसको और इसको CRD7 को, इसको उठा के मैं आपके इस सेक्शन में डाल दिया, ठीक है, ताकि हमारा DTW चलेगा तो सारा का सारा टेम्पलेट एक जगह से उठेगा। अब मैं यहाँ पे DTW लिखता हूँ, DTW। यहाँ पे आते हैं इंपोर्ट, नेक्स्ट, जैसा कि मास्टर डेटा है तो मास्टर डेटा, नेक्स्ट, नया डेटा हम डाल रहे हैं तो न्यू डेटा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कस्टमर कोड जो मैंने लिया है उसमें ऑलरेडी ये C001 बना हुआ है, तो उस केस में क्या करेगा, ये इसका एरर देगा, ठीक है, कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे कोड जो है उसको हमें चेंज कर देना चाहिए, तभी जाके रहेगा। देखिए इसमें भी 401 है और इसमें भी क्या है 401। अच्छा ये C401, इसमें अगर देखें तो CU है, ले लेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग कोड। अगर सेम ही रहता
तब वो दिक्कत करता। नेक्स्ट पे गए, बिजनेस पार्टनर, इसको मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, अब इसमें आप देखेंगे डिफरेंट आ रहा है। बिजनेस पार्टनर ये आपका OCRD जाए। आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला? जब आप टेम्पलेट निकालते हैं तो इसी तरह से लिखा हुआ आता है। ये मैंने लिया, ठीक है। अब इस पे मैंने क्लिक किया, OCRD हमारा इस पे मैप करेंगे। OCRD कहाँ है? देखिए आपका ये है, आपका OCRD यही है ना, 24 बजे, ये 22:35। ये इस पे मैप किया। अब आपका BP एड्रेस, ये एड्रेस CRD1 वाला है, तो हम इस पे CRD1 मैप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल ID वाला जो है आपका पैन नंबर, यहाँ पे देखिए ये BP फिजिकल ID, ये आपका पैन नंबर, तो इस पे CRD7 मैप करेंगे। ये हमने इसको मैप कर दिया, ठीक है। अब आपका जो एक और है वो है आपका कॉन्टेक्ट पर्सन। ये देखिए कॉन्टेक्ट एम्प्लॉई है, तो इस पे हम कॉन्टेक्ट पर्सन का टेम्पलेट OCPR मैप करेंगे। तो ये हमारा OCPR जो है आपका ये है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो एक बार में 4 टेबल जा रहा है। आपको याद होगा आइटम मास्टर में हम एक ही टेबल चलाते थे, यहाँ पे 4 टेबल जाते हैं। 4 क्या हो सकता है? सारे टेबल आपको अगर डेटा दे रखा है तो सारे टेबल विथ होल्डिंग टैक्स वगैरह ये सब लेटर ऑन करना पड़ता है। नहीं, अगर आप चाहें तो एक ही बार में इसको भी कर सकते हैं, इसका अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे हम आए, अब एक एक करके हम सबका जो डेटा सोर्स हमारा बना हुआ है उसको चेक करेंगे कि सारे प्रॉपरली मैप है या नहीं है। यहाँ पे देखें सारे के सारे हमारा प्रॉपरली मैप है। अब हम इसका सोर्स डेटा चेक करेंगे। अब सोर्स डेटा में ये देखना है कि कार्ड आपका डेटा परफेक्ट अपने कॉलम में है या कहीं चिक चेक तो नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा डेटा सभी अपने परफेक्ट जो कॉलम में होना चाहिए उसी कॉलम में है, इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट है डेटा। तो फर्स्ट वाला तो हमारा ओके होगा। अब दूसरा देखते हैं एड्रेस वाला। तो पहले हम क्या करेंगे? सोर्स मैनेजिंग रूल चेक करते हैं। मैनेजिंग रूल में आप देखेंगे, ये देखिए आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे छूटा हुआ है, तो यहाँ पे आपको GSTIN मैप करना है, ठीक है। जो छूटा रहेगा उसको मैन्युअली आपको मैप करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा एरर दे देगा। अब यहाँ पे आए, अब हम क्या करेंगे? इसके डेटा के सीक्वेंस को चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर कॉलम में ये सही जा रहा है कि नहीं। तो सबसे लास्ट में हम आते हैं, यहाँ पे GST टाइप जो है इसको चेक कीजिए सभी अपने कॉलम में है कि नहीं। जो ब्लैंक है वो तो ब्लैंक है, जो नहीं है जो है वो अपने कॉलम में हो, तो वो सारे अपने कॉलम में, ठीक है। बाकी आपका ये जो है कॉन्टेक्ट एम्प्लॉय, इसमें और आपका पैन नंबर वाला में ज्यादा कुछ होता नहीं है प्रॉब्लम। तो ऑलमोस्ट आपके सारे मैप हैं। सोर्स डेटा भी एक बार चेक कर लीजिए, ये परफेक्ट जा रहा है, इसमें कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डेटा को चेक कर लेंगे। पैन नंबर में भी कोई इशू नहीं है। मेन जो इशू आता है आपका CRD1 में आता है, तो उसको ध्यान रखना। अब आप इसको नेक्स्ट कीजिए। अब देखते हैं चला के क्या एरर आता है कि नहीं आता है, क्या देते हैं वो देखते हैं। तो इसमें कोई एरर नहीं है, 20 का 20 परफेक्ट है। इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हम यहां से नेक्स्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो हमारे 20 कस्टमर और एक पहले से बने थे 21 कस्टमर अब हमारे सैप में मिग्रेट हो चुके हैं, ठीक है। हम यहां से क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करके इसको चेक करते हैं। सिर्फ कस्टमर अभी मैंने डाला तो मैं कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टार लगाऊंगा, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे कस्टमर यहाँ पे, सारे कस्टमर आपके यहाँ पे। किसी का भी एड्रेस चेक करना है आप क्लिक कीजिए, उसके बाद एक को कंप्लीटली आप चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं। देखिए इसके फोन नंबर आ गया, मेल ID आ गया, कांटेक्ट पर्सन जो हमने डाला था कांटेक्ट पर्सन आ गया, एड्रेस जो डाला था हमने बिल टू सिट टू सारे वो एड्रेस आ गए, उसका GST नंबर आ गया, यहाँ बिल टू भी आ गया, सिट टू भी आ गया अपने आप। देखा ये सारी चीजें हमारे उस हिसाब से आ गए। जो हमने पेमेंट टर्म मैप किए थे वो पेमेंट टर्म यहाँ पे आ गए। उसके बाद आप अकाउंटिंग में देखेंगे तो ये अकाउंटिंग आ गया आपके, ठीक है। ये
ये अकाउंटिंग आ गया है। अच्छा, ये पेमेंट रन जो आप देख रहे हैं, ये हमने पहले से हाउस बैंक बना के मैप कर रखा है, इसीलिए आया है, तो इसको हमने मैप नहीं किया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मैप किया, इसीलिए आपको ये आया। अभी अकाउंटिंग में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो पैन नंबर हमने डाला था, यहाँ पे चेक करते हैं, इसका पैन नंबर भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा डेटा जो है वो माइग्रेट करते हैं। अब बताइए इसमें किसी को कोई इशू है तो। अब कल मैं आप लोगों को वेंडर का डेटा शेयर करूंगा, टेम्पलेट ये शेयर कर दूंगा। अब आप लोग को अपना अपना टेम्पलेट बनाना है, ठीक है, और कल आके अपना वेंडर इसमें चढ़ाना। बताइए। हाँ अनूप जी। ठीक है सर, इसको समझ के करेंगे, एक बार वीडियो और देखना पड़ेगा। देखिए, एक बार, दो बार, 10 बार, जितना देखेंगे उतना क्लियर होगा। हाँ भाई, राम कुमार शर्मा जी। जी सर। कल टेम्पलेट बन जाना चाहिए भाई, चढ़ाना है इसको वेंडर का। सर ये कह रहा था मैं, जैसे हम यहाँ पे अकाउंट मैप करते हैं, जो आपने क्रेडिटर का लिया था, हाँ, तो ऑलमोस्ट तो हम जब डिटर्मिनेशन कर देते हैं तो जब भी हम कस्टमर और मतलब मास्टर क्रिएट करते हैं तो वो अपने आप ही हो जाता है ना मैप, यहाँ पे आप पर्टिकुलर करना होता है। अगर आप यहाँ पे नहीं मैप करे, आपका एक्सपोर्ट का भी रहेगा, तब क्या करोगे? सबको उसी में घुसेड़ दोगे? सिस्टम में कैसे पता चलेगा? डिटर्मिनेशन में एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का सबका अलग तो ऐसा करना ना, विदाउट अकाउंट डाले हुए चढ़ा के देखना चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। चढ़ जाता है सर, मैं चढ़ाता हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसमें यही कंफ्यूजन थी मुझे। मैं तो भाई जैसे चढ़ा, आपने एक account मैं लिया तो था, एक क्लियरेंस लिया था, तो क्लियरेंस तो अपने आप ही उठाया ना उसने, कौन सा क्लियरेंस अकाउंट। क्लियरेंस तो वहां से बाय डिफॉल्ट हमने दे ही रखा है। ठीक है, अगर सपोज 4 ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है, कस्टमर का 2 या 3 या 4 ग्रुप बना रखा है, सबके अलग अलग जीएल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट जा रहे हैं, तो किसको मैप करोगे किसके साथ, ये बताओ। ये प्रोसेस बताने का ये मकसद है कि अगर आपको वैरायटी ऑफ ग्रुप बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल अकाउंट जा रहे हैं, एक आपने डोमेस्टिक बना रखा है, एक एक्सपोर्ट बना रखा है, कोई और भी सेक्शन आपने डोमेस्टिक में कैटेगराइज कर रखा है, तो उस केस में कैसे मैप करोगे? कोई एक ही ना बाय डिफॉल्ट जाएगा, बाकी क्या कैसे करोगे? अभी जैसे कि हम इंपोर्ट का बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने जो बोला भाई वो बता, पहले समझ में आई या नहीं आई? समझ गया। मैंने क्या बोला? अगर एक पे हमने अगर बाय डिफॉल्ट एक लगा रखा है, तो अगर कोई और अगर हम अदर क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे फिर उसको? हाँ, तो उसके लिए क्या करोगे फिर? आ जाएगा अपने यहाँ जीएल अकाउंट? नहीं आएगा, बताओ सर। तो इसीलिए तो ये प्रोसेस बताया है कि आपको किसी भी तरीके का होगा, यहाँ पे अगर आप अकाउंट डाल दोगे, वेराइटी ऑफ जीएल कस्टमर का ग्रुप बनेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, उसका पर्टिकुलर जीएल अकाउंट यहाँ पे रहेगा। अभी मैंने डोमेस्टिक बनाया, ठीक है, डोमेस्टिक ए, डोमेस्टिक बी, डोमेस्टिक सी, डोमेस्टिक डी। डोमेस्टिक ए के साथ कंट्रोल अकाउंट डोमेस्टिक ए वाला जाएगा, डोमेस्टिक बी के साथ कंट्रोल अकाउंट डोमेस्टिक बी वाला जाएगा। अगर हम बाय डिफॉल्ट लेके जाएंगे तो या तो ए जाएगा या बी, कोई एक ही जाएगा, बाकी तो सब क्या होगा, सब पे एक ही चला जाएगा। तो जब ट्रांजैक्शन होगा तो सारा का बैलेंस एक ही जीएल अकाउंट में चला जाएगा, और चला गया तो सबके सब नील बटा सन्नाटा हो गया, पूरा आपका जो डेटाबेस बना हुआ सब गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए बताया है कि आपको अगर वैरायटी ऑफ ग्रुप भी बनेगा तो आप यहां से अगर इस तरह से डेटा मैप कर रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट वाला तो मैप किया हुआ है ही जीएल अकाउंट डिटरमिनेशन में। अगर सिंगल चल रहा है तो आप सिंगल ले जाओ उस तरह से, नहीं अगर वैरायटी जा रहा है तो आप सबका जीएल अकाउंट यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट मैप कर दो, ताकि वो उसी हिसाब से उसमें सिंक हो जाएगा और उसी हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन चलेगा। वहां से अपने आप मैप नहीं होगा सर, ये उठाएगा नहीं वहां से, अगर हम बाय डिफॉल्ट भी ना लगाएं, वहां इंपोर्ट का अपने आप उठा ले, एक्सपोर्ट का अपने आप उठा ले, ऐसे नहीं उठाएगा। दोस्त घूम फिर के तुम वहीं आ रहे हो, मैं जब बोल रहा हूँ उसको एक बार सोचना, तब बात करते हैं तुमसे। मैंने तुम्हें क्या बोला? सर एक्चुअली में क्या है कि हम जब भी क्रिएट करते हैं ना तो हम कभी डालते नहीं है अकाउंट उसमें, हम तुम नहीं डालते हो, सुनो तुम नहीं डालते हो तो मैं क्या उसी तरह से बताऊं, तुम्हारे तरीके से बताऊं?
या मैं उस तरह से बताऊं कि मैं जो सुनो, मैं जो बता रहा हूँ वर्सेटाइल तरीका से बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर नंबर्स ऑफ ग्रुप बनाने होंगे, मैं ग्रुप का क्या बात कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, तुम अपने पॉइंट पे ही लटके पड़े हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ सैलरी, मैं यहाँ पे देखो देखिए सर, सैलरी हाइपर होने की बात नहीं है इसमें, ये मेरा क्वेश्चन है तो मैं मेरे जो अंदर क्वेश्चन है यार तुम समझ ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं? देखो हाइपर तब होता हूं जब चीजों को समझा रहा हूं, बोलते हो हाँ समझ में आ गया, फिर उसी जगह पे पॉइंट में तुम लटके पड़े हो। इसलिए अब यहाँ पे देखो सैलरी के डेटर हमारा क्या है, डोमेस्टिक है, सैलरी डेटर एक्सपोर्ट है, तो ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट तुमने लगा दिया। अगर सैलरी डेटर डोमेस्टिक ए बी अगर बना होता तब कैसे करोगे तुम? यहाँ पे एक को ही उठाएगा वो जो डिफॉल्ट वाला है, जबकि उसमें बी मैप होना है, तब कैसे करोगे? तो फिर तुम बाय डिफॉल्ट चेंज करोगे वहां क्या जाके? नहीं करोगे ना। मैं यहाँ पे एक और बना देता हूं, रुक जाओ। फिर तुम्हारा यहाँ पे मैंने बनाया डोमेस्टिक, ठीक है, XYZ कुछ भी डाल दिया मैं। अब मेरे जो 20 कस्टमर थे, 20 कस्टमर, 10 कस्टमर जाएगा डोमेस्टिक और 10 कस्टमर जाएगा XYZ, ठीक है। अब मैं कैसे मैप करूं? अगर मैं बाय डिफॉल्ट वहां पे डोमेस्टिक लगा रखा है तो XYZ तो लेके आएगा नहीं, सब में डोमेस्टिक चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से करता हूं जो तरीका मैंने अभी बताया है, तो मैं क्या करूंगा, डोमेस्टिक वाले के साथ डोमेस्टिक वाला कंट्रोल अकाउंट मैप करूंगा और XYZ वाले के साथ XYZ वाला कंट्रोल अकाउंट मैप करूंगा, तो मेरा सारा क्या हो जाएगा, मैप रहेगा ना प्रॉपरली। तो हमें उस पर डिपेंडेंट, जो तुम्हें लग रहा है ना कि सिंपल ये चीजें हो रही है, जिस दिन फंसोगे ना, मैं जब इस तरह के वर्सेटाइल प्रोजेक्ट करोगे तब उस दिन तुम बोलोगे, लगेगा अच्छा सर जो बता रहे थे वो सही था, जो मैं कर रहा था वो गलत था। नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा इस चीज को, मैं मतलब कंफ्यूज है तो मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम पे। मैं यही तो तुम्हें पहले भी बताया था, अभी जो बताया और इससे पहले जो बताया उसमें क्या मैंने डिफरेंस कुछ बताया? यही चीज तो मैं बता रहा था, तो फिर तुम घूम फिर के वही पे बोल रहे थे कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट वाला लगा दूं तो क्या हो जाएगा। मैं यही चीज तो तुम्हें बता रहा था कि अगर डोमेस्टिक कैटेगरी में तो सर, चलो क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ और कोई डाउट? हेलो, हाँ सोनी जी बताइए। हेलो, हाँ बताइए। सर अगर ये बाय डिफॉल्ट वाला अगर अपन ऐसे करके रखा है और मान लो फिर अगर अपन इसमें टेबल में चलाते हैं तो चेंज कर देगा ना उसको, सही अकाउंट उसमें अगर मैच करते हैं। हाँ बाय डिफॉल्ट तो को हटा के कर देगा। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आपने बाय डिफॉल्ट कोई चला दिया और वो आपको बाय डिफॉल्ट आ रहा है और आपको वो चेंज करना है, तो अगर DTW से आपने अपडेट कर दिया तो फिर वो अपडेट कर देगा। तो DTW में कहाँ पे वो फील्ड कर देगा, हाँ वो चेंज कर देगा। तब तक जब तक कि उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो फिर वो नहीं चेंज करेगा। आपने लगा दिया, गो लाइव गए, 1-2 ट्रांजेक्शन मार दिया तो फिर वो नहीं चेंज करेगा, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट कैसे चेंज होगा, उसमें तो बैलेंस पड़ा हुआ, तब वो नहीं होगा। तो इसीलिए अभी बाय डिफॉल्ट जो भी हो XYZ, तो आप इस तरह से करना, तो इसमें गलती होने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर यूजर ने 1-2 ट्रांजेक्शन कर दिए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको मैनेज करना। कंट्रोल अकाउंट में जनरल एंट्री भी नहीं आता, फिर पूरा कस्टमर जो होगा उसका ही रिवर्स एंट्री चलेगा, तब जाके वो सरप्लस होगा, फिर आप GL अकाउंट को हटा सकते हैं। जो कंट्रोल अकाउंट है वो डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा आपको। और इससे क्या होता है, ओपनिंग वगैरह भी डालते हैं ना, तो हमें मैच कराने में ज्यादा इजी रहता है। हमें GL अकाउंट में पता चल गए ये है, ठीक है। अब अपने बिजनेस पार्टनर का बैलेंस उठाया, इससे आपने मैप कर लिया कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो बिजनेस पार्टनर के बेस पे आएगा और हम उसको मैच करा लेंगे, तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाता है। तो ये फील्ड देने का मकसद यही था कि अगर आपको वर्सेटाइल आता है, डिफरेंट कैटेगरी का आते हैं, आपको ग्रुप बनाने हैं कस्टमर का, वेंडर का, ठीक है, तो आप इस तरह से GL अकाउंट अगर मैप करोगे तो पर्टिकुलरली उसी ग्रुप के GL अकाउंट उसमें मैप होंगे। अगर बाय डिफॉल्ट पे रहोगे तो गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन इस तरह से करोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है। बाकी जिसको जो सूट करे उस हिसाब से आप काम करो, ठीक है। हाँ शीतल, जी सर। हाँ बताओ, कोई इशू? नो सर। अब कल मैं डेटा जो शेयर करूंगा, चौधरी साहब, ये तो बोल ही नहीं पाते उमेश चौधरी,
हेलो, अब मैं डेटा अभी शेयर करूंगा, कल मॉर्निंग में शेयर करूंगा, उसमें सबको बाइफरगेट कर दूंगा कि किसको क्या करना है, ठीक है। उस सेक्शन का अपना अपना टेम्पलेट बना के भाई साहब सबके सब अपना तब कल पहुंचना, और जब तक ये वेंडर चढ़ेगा नहीं तब तक अब आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे आइटम में आप लोग ने जैसे तैसे कर दिया था वैसे नहीं होना चाहिए, कस्टमर बनानी है सभी को और यहाँ पे चढ़ानी है। जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कल मैं डेटा आप लोगों को शेयर कर दूंगा, सबको बाइफरगेट करके कि किसको क्या टेम्पलेट बनाना है। यही 4 टेम्पलेट चलेंगे और चारों टेम्पलेट बना के अपना अपना डेटा यहाँ पे आके DTW से माइग्रेट करना है SAP में। जिसका स्टेट कोड नहीं बना होगा उसको स्टेट कोड भी बनाना है, जैसे मैंने आज बनाया है। जिसका स्टेट कोड बना हुआ है वेल एंड गुड, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है, और इसी हिसाब से आपको चलानी है, ठीक है। सर वो स्टेट कोड वाला PDF भी शेयर कर दीजिएगा तो उसको देख के बना गूगल में है दोस्त, ये गूगल से मैंने आपके सामने में भी डाउनलोड किया है। बाकी आपको अच्छा। चाहिए तो मैं ये भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ऑलरेडी गूगल में आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने शायद खोल भी रखा था। जब शायद सेशन आप लेट से ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे मैंने खोल रखा था, हमारे पास ये पड़ा हुआ था, ये लिस्ट ऑफ ठीक है सर, गूगल से ही मिल, हाँ गूगल से उठा हाँ। लेंगे। तो ये मैं आपको ये पड़ा हुआ है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, चलिए। सर वो TDS का सेशन हो गया था सर मेरे ख्याल से, उस दिन भी मैं नहीं था। अरे यार तो उसका वीडियो वो इशू सेशन था तो मैंने उसको डाले नहीं, मैं देखता हूँ कौन सा वीडियो था, अभी चेक करता हूँ तो फिर मैं उसको डालता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने चेक किया था काफी कुछ, तो उसमें TDS के वो दिए हुए थे, सेक्शन वगैरह दिया हुआ है नया उसमें वर्जन। मैं देखता हूँ, अगर वीडियो होगा तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर TDS तो आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार, क्या जब ट्रांजेक्शन होने लगा तो ठीक है। TDS तो डिस्कस होगा ही फिर से।